ड्रामा की शुरुआत होते ही हम फीमेल लीड सा को देखते हैं, जो कि इस वक्त बार में होती है और उसकी मम्मा उसे कॉल करके पैसे मांग रही होती हैं। और तो और कहती हैं कि उसे क्या लगा था कि वो लॉस वेगास चली जाएगी तो उसे मम्मा को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। शाह मम्मा से कह रही हैं कि मैं यहाँ अब्रॉड में मजे नहीं करने आई, बल्कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे यहाँ भेजा है और वो भी अपना काम करवाने के लिए। मैं यहाँ पर डेटा रिसर्च कलेक्ट करने के लिए आई हूँ ताकि मैं उन्हें दे सकूँ, और अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो मुझे डिपार्टमेंट से सस्पेंड कर देते। और वैसे भी आप तो पहले ही मेरे स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो, जिसके बाद मेरे पास आगे की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप पैसों की इस तरह से डिमांड कैसे कर सकती हैं? कहती हैं क्या हुआ अगर मैंने स्कॉलरशिप के पैसे ले लिए? आखिर मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा जो किया है, तो अब तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो कौन ही करेगा? ये सारी बातें सुनकर शाओ बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसी वजह से वो ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद हम बार में हमारे मेन लीड शेन को भी देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ में आया हुआ होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली इतनी ज्यादा रिच है तो फिर तुम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का जॉब क्यों कर रहे हो? तो ये कहता है कि मैं उन ब्लाइंड डेट से बचने के लिए ऐसा करता हूँ जैसे मेरी मम्मा ने अरेंज करा है। मैं किसी भी लड़की को लाइक नहीं करता। हान कहता है मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर तुझे कौन सी लड़की पसंद आएगी, क्योंकि तुझे तो कोई लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है। कहता है कि तुझे मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। तू ये जो एंजॉय करने वाली लाइफ जी रहा है, तेरे डैड तुझे जल्द ही वापस चाइना भेज देंगे, तो ये ज्यादा मजे ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता। यहाँ शेन को वाइन में ड्रग मिला कर दे देता है। अब जैसे ही शेन उस वाइन को पीता है तो उसे नशे चढ़ने लग जाते हैं और वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने वाइन में क्या मिलाया? दोस्त कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हारी मम्मा चाहती है कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए, लेकिन तुम किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हान यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर उनसे कहता है कि तुम लोगों को शैन को अच्छे से सर्व करना है, लेकिन शैन उन सभी को दूर करता है और यहाँ से जाने लगता है। और तभी वो यहाँ पर शाओ से टकरा जाता है। कहता है कि मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ऐसा कहकर उसे किस करने लग जाता है। एंड देन दोनों लोग साथ में होटल रूम में आ जाते हैं और तभी शाओ इसे रोकते हुए कह रही है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई। कहता है कि मैं और वेट नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर दोनों लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। वो उसका चेहरा भी नहीं देखती और जल्दी से वो वहाँ से भाग जाती है। सोचने लग जाती है कि कल रात आखिर में कर क्या रही थी। याद करती है कि कल वो उस मैन के साथ चर्च भी गई हुई थी और वहाँ पर तो इसने शादी भी कर ली थी। कहती है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, जरूर ये मेरा सपना है। वो बंदा जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा, आखिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? अपने आप को ही तसल्ली देती है कि अब्रॉड की शादी काउंट थोड़ी ना होगी। वैसे भी चाइना में बिना मैरिज सर्टिफिकेट के शादी काउंट नहीं की जाती। शाम जब जाने लगती है तभी यहाँ पर हान आ जाता है। कहता है कि तुम तो वो लड़की नहीं हो जो कल मैंने क्वेश्चन के लिए अरेंज किया था, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से तुरंत भाग जाती है। एक तरफ शान जब होश में आता है तो यहाँ उसका दोस्त आकर कहता है कि वो लड़की कितनी जल्दबाजी में थी, आखिर उसे इतनी जल्दी क्यों थी, वो इतनी जल्दी क्यों भाग गई यहाँ से बिना कोई बातचीत करे। और एक बात बता, मैंने तेरे लिए इतनी लड़की अरेंज कर रहा था, तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई उसके सिवा? तुमने आखिर खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लिया। वेल अब चलो, मैं तुम्हारी मम्मा को रिपोर्ट कर देता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़के हो, एंड देन वो तुम्हारे लिए वाइन डेट अरेंज कर सकती है। शैन मना करते हुए कहता है कि अब तो मैं उस लड़की से शादी कर चुका हूँ। हान कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर वो लड़की भाग कर क्यों गई? ये कहता है शायद उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि यहाँ चर्च में शादी करने से लोग एक लीगल कपल बन जाते हैं। एक तरफ शाओ अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है। यहाँ उसकी दोस्त कहती है तुम लॉस वेगास गई थी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, क्या तुम अभी भी उसमें पास नहीं हुई हो? यहाँ पर दो रूममेट इसका मजाक भी उड़ाती हैं कि एक तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी और दूसरा उसकी फैमिली भी पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है। एक तरफ हम शैन को देखते हैं। का दोस्त आकर उसे बताता है कि हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है। कौन है ये तो नहीं पता लगा, लेकिन ये जरूर पता लग गया कि वो चिंगहाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती है। कहता है कि ठीक है, तुम उन्हें इनवाइट करो और उन्हें बोलो कि मैं उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ और अब से मैं वहाँ के फिजिक्स का प्रोफेसर रहूंगा। फिर उसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपना पेपर लिखने में लगी हुई होती है और तभी यहाँ पर उसकी मम्मा कॉल करके उससे पैसे मांग रही होती है। शाओ कहती है मम्मा मैंने आपको बताया था ना, आप वैसे ही मेरे स्कॉलरशिप के पैसे ले चुकी हो और अब जब मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा रही हूँ उसमें सिर्फ इतने से ही पैसे हैं जिससे मैं अपनी फी भर सकती हूँ।
और तो और ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि जैसे कि ये लैपटॉप सेकंड हैंड यूज कर रही है, और तो और खाने पीने का सामान भी उतना नहीं खरीदती है। इसकी मम्मा को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि ये अब्रॉड में रह रही होती है। मम्मा कहती है देखो अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो फिर मैं तुम्हारे कॉलेज आकर सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करूंगी। और तभी यहाँ पर इसकी रूममेट आकर इसे कहती है एक गुड न्यूज है, हमारे कॉलेज में एक हैंडसम प्रोफेसर आया है। लेकिन दोस्त समझ जाती है कि इसका मूड ऑफ है और कहती है क्या हुआ, क्या आज तुम्हारी मम्मा ने फिर से तुमसे पैसे मांगे। शो कहती है हाँ। तो फिर फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली अब कुछ ज्यादा ही कर रही है। दूसरी तरफ मेरी फैमिली है जो कि बार बार मुझे कॉल करके पूछती है कि कहीं मुझे पैसे कम ना पड़ जाए, लेकिन मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। यहाँ वो कहती है ये सब छोड़ो, लेकिन जो हमारा नया प्रोफेसर है वो काफी ज्यादा हैंडसम है। कहती है कि अब जो मेरा पेपर अप्रूव कर दे मेरे लिए तो वही हैंडसम होगा। दोस्त कहती है वह ये बताओ लास्ट टाइम तुम लास वेगास गई थी तो क्या तुम्हें वहाँ पर कोई हैंडसम लड़का नहीं मिला। ये सुनकर शाह को शन के बारे में याद आने लगता है। कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। दोस्त कहती है कि चलो अच्छा अपनी ब्यूटी वेस्ट मत करो, तुम्हारे पीछे तो कॉलेज के सारे हैंडसम लड़के लगे हुए हैं, इसलिए तो यहाँ की रूममेट भी तुमसे जेलस फील करती है। कहती है कि अभी मैं प्यार वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना है एंड देन उसके बाद एक कोई अच्छी सी जॉब करनी है। यहाँ पर तभी वो दोनों रूममेट भी आ जाती है। यहाँ पर ये लड़कियाँ आकर बताती है कि प्रोफेसर चेंज हो गए। ये सुनकर ये खुश होती है एंड देन जब वो अपना काम सबमिट करती है, लेकिन काम सबमिट करते ही तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। शाह बेचारी अपसेट हो जाती है। कहती है ऐसा लग रहा है कि अब मेरा ग्रेजुएट होना काफी मुश्किल है। रूममेट्स कहती हैं देखो हम लोग तो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, पिछले प्रोफेसर भी कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और हमें लग रहा है कि ये प्रोफेसर भी सेम तुम्हारे साथ वैसा ही करने वाला है, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है। ये लोग इसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें प्रोफेसर गू को सेड्यूस करना चाहिए। ये कहती है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। ये लोग कहती हैं कि हम लोग तुम्हें प्रोफेसर गू को रियल में सेड्यूस करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो न्यू प्रोफेसर के बारे में ह्यूमर फैली है कि वो लड़की तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और अगर कोई लड़की इस प्रोफेसर के पीछे पड़ जाती है और अगर उसे प्रपोज करती है, प्रोफेसर उस लड़की को अपने आप से दूर कर देते हैं, और अगर तुम उसे प्रपोज करोगी तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हें ग्रेजुएट कर देंगे ताकि तुम उनसे दूर रहो। लेकिन ये आइडिया अच्छा तो है बट काम करना टफ है, क्योंकि इस बार का प्रोफेसर पिछले प्रोफेसर से भी ज्यादा टफ है। ये तुम्हें इतनी आसानी से ग्रेजुएट थोड़ी ना होने देगा। इसके बाद शाह प्रोफेसर से मिलने के लिए जा रही होती है और सोचती है क्या ये दोनों सच में सही कह रहे होंगे, लेकिन अब मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे यही तरीका आजमाना पड़ेगा। एक तरफ ये दोनों लड़कियां खुश हो रही होती हैं कि देखो इसने कितनी आसानी से हमारी बातों पर यकीन कर लिया। इन लोगों ने कॉल पर सुना था कि अगर ये मॉम को पैसे नहीं देगी तो इसकी मम्मा यहाँ हंगामा करने के लिए जरूर आएंगी, तो अब तो देखो और मजा आने वाला है। अब ये लोग बाहर से शाह का वीडियो बनाने लग जाते हैं कि जब कॉलेज में सभी लोग ये वीडियो देखेंगे कि कैसे शाह प्रोफेसर को कन्फेस कर रही है, तो फिर इसकी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी और सभी को पता लगेगा कि ये कैसे टाइप की है। शाह यहाँ शन को अपना पेपर दिखाती है और कहती है कि प्लीज आप इसे वापस से देख लो और इसे इतनी आसानी से रिजेक्ट मत करो। यहाँ पर वो उसके पेपर्स चेक करके जो भी गलतियाँ होती हैं उसे बताता है और वापस से लिखने के लिए कहता है। शाह कहती है कि मैं ये 12 बार लिख चुकी हूँ, तो फिर कहता है कि फिर जाओ और जाकर 13वीं बार लिखो। ये बेचारी परेशान होकर मन ही मन में सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि ये भी मुझे ग्रेजुएट नहीं होने देगा और मुझे दूसरा तरीका यूज करना होगा। एंड ये डायरेक्टली शन को प्रपोज करते हुए कहती है कि प्रोफेसर मैं आपको लाइक करती हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे। ये देखकर जैसे ही ये इसकी तरफ देखता है तो फिर इसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है। हाथ पकड़ के पूछने लग जाता है क्या तुम लास वेगास गई हुई थी। शाह तो बेचारी डर जाती है और सोचने लग जाती है कि मैं प्रोफेसर को इस बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मैं लॉस वेगास गई थी, और ये भी नहीं पता चलने दे सकती कि मैं वहाँ पर किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। अगर ये सब पता चला तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। एंड देन ये तुरंत ही मना कर देती है कि मैं लॉस वेगास नहीं गई थी। ये सुनकर ये समझ जाता है कि लगता है कि ये वो नहीं है, इसीलिए ये इसे इग्नोर करने लग जाता है। ये पूछती है कि मेरे कन्फेशन का क्या, तो फिर ये कहते हैं कि कैसा कन्फेशन, मुझसे मिलने ही फर्स्ट साइट लव हो गया क्या। तो ये कहती है हाँ आपको देखते ही मुझे फर्स्ट साइट वाला लव हो गया, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। एक तरफ ये लड़कियां मजे ले रही होती हैं कि ये कितनी बड़ी इडियट है, इसने हमारी बातों में आकर सचमुच में कन्फेशन कर दिया। यहाँ पर इन दोनों में बहस हो रही होती है कि तभी प्रोफेसर इस लड़की के ऊपर गिर जाते हैं और इन दोनों की किस हो जाती है। प्रोफेसर सोचने लग जाते हैं कि ये स्मेल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है।
एंड देन प्रोफेसर को ये बात भी पता चल जाती है। एक्चुअली पता नहीं उन्हें प्रॉपरली शक हो जाता है कि जरूर ये उस रात वाली लड़की है, क्योंकि ये इसके गले पर बाइट का निशान भी देख लेते हैं जो कि प्रोफेसर ने उस लड़की को किया होता है। इसीलिए इनका शक सच में बदल जाता है। ये इससे फिर से सवाल करते हैं कि क्या तुम लॉस वेगास गई थी, तो ये नहीं बताती क्योंकि ये डर रही होती है कि ये नाइट स्पेंड के बारे में पता न चल जाए। अब ये अपने हॉस्टल में आकर रूममेट्स को बताती है कि प्रोफेसर मुझे अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये सब लोग ऐसा सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर प्रोफेसर इस लड़की को अपनी स्टूडेंट बनाने के लिए ऐसे कैसे राजी हो सकते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बहस करने लग जाते हैं। शाओ को सभी लोग ट्रोल कर रहे होते हैं, और ये लोग इसे इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं कि जब इसे पुश किया जाता है तो इसके पेट में दर्द होने लग जाता है। शाओ कहती है मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दुख रहा है। ये रूममेट्स कहती है कि हमने तुम्हें इतना भी जोर से पुश नहीं करा है, तो नाटक करना बंद करो। लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि इसका तो ब्लीडिंग हो रहा है। एंड देन सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि तुम लॉस वेगास से क्या करके आई हो कि तुम्हें इस तरह से ब्लीडिंग हो रही है। जरूर तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, जरूर तुम वहाँ पर मुँह काला करके आई हो। ये तो सोचने लग जाती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। बाई शाओ उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे पकड़कर बाहर ले जाती है। शाओ कहती है तुम मुझे बार बार टारगेट क्यों करती रहती हो। तो वो कहती है ये इसलिए ताकि सीनियर्स को तुम्हारी असली रंग दिखे और वो लोग तुम पर बिलीव ना करें। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शेन की माँ पहुँच जाती है। शाओ को देखते हुए हान से फोन पर बात करती हैं। कहती हैं कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसका नाम शाओ है ना। हान कहता है आंटी आप वापस आ जाओ, क्योंकि अगर शेन को इस बारे में पता लग गया तो वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। लेकिन आंटी कहती है कि अगर मैं अपने डॉटर इन लॉ से नहीं मिलती हूँ तो फिर वो तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। तभी यहाँ पर बाय उसकी इंसल्ट करते हुए उसे नीचे पुश कर देती है और कहती है यह शाओ के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और तभी यहाँ पर सीनियर आकर उसे उठाता है और बाय को चिल्लाता है कि आखिर तुम शाओ को ऐसे परेशान क्यों कर रही हो कि सीनियर आप इसे एक अच्छी लड़की समझते हैं, ये बहुत ही बड़ी कैरेक्टरलेस लड़की है। सीनियर कहते हैं कि अगर तुमने शाओ के बारे में और भी कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो दोनों लड़कियाँ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और जैन शाओ से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन शाओ कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस अपने रूम में चली जाती है। वो सीनियर को समझाने लग जाती है कि सीनियर आपके ही वजह से सारी लड़कियां इसे टारगेट करती हैं और जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप प्लीज उससे बात मत करिएगा। ये सब आंटी खड़ी होकर देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ तो अपने कॉलेज में इतनी ज्यादा फेमस है, इसीलिए मुझे शेन को समझाना होगा कि वो जल्द से जल्द मेरी डॉटर इन लॉ को मेरे पास लेकर आए। मुश्किलों से तो मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बात बिगड़े। जब ये लोग रूम में आते हैं तो इन लोगों को शाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर ये लोग किसी लेडी को बैठा हुआ देखते हैं जो कि इन लोगों को बताती है कि मैं शाओ की मम्मा हूँ। ये लोग खुश हो जाते हैं कि इसकी मम्मा तो बहुत ही गुस्से वाली, चलो इन्हें बता देते हैं ताकि ये शाओ की बैंड बजा सके। और ये लोग कह देते हैं कि शाओ पता नहीं किसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई है और तो और उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर शाओ की मम्मा शॉक्ड हो जाती हैं। दूसरी तरफ शाओ हॉस्पिटल गई हुई होती है और उसे रिपोर्ट मिल जाती है। ये सब देखकर ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर ये अपने लास्ट नाइट के बारे में याद करने लग जाती है। कहती है कि मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। लेकिन तभी यहाँ पर शाओ की मम्मा आ जाती हैं। आते ही वो चिल्लाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था, तुम ये सब क्या काम कर रही हो यहाँ। और तो और वो उसकी रिपोर्ट्स भी देख लेती हैं। कहती हैं यानी कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और वो उसे मारते हुए क्वेश्चन पूछने लग जाती हैं कि मुझे बताओ ये बच्चा किसका है। और तभी यहाँ पर शेन आ जाता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो मेरे साथ करिए, क्योंकि ये बच्चा मेरा है। मम्मा कहती है तो फिर इस बच्चे के फादर तुम हो, तो फिर तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। और वो इसे स्लैप लगाने जाती है, लेकिन तभी शेन बीच में आ जाता है और वो स्लैप उसे लग जाता है। ये कहती है प्रोफेसर आप प्लीज साइड में हट जाइए, आप मेरी वजह से मार मत खाइए। कहता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। शाओ की मम्मा उसे चिल्ला कर कहती है कि मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस शायद इसलिए पे करा कि तुम दूसरे मेन के साथ सो और अपना अफेयर वगैरह चलाओ। ये कहती है मैं अपनी मेहनत से जो काम करके पैसे कमाती हूँ मैं उसी से ही फी वगैरह भरती हूँ।
आखिर मैंने आपका पैसा कहाँ यूज कर लिया? मम्मा चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हें पाला है तो तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हुए। मैंने तो पहले ही कहा था कि कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर देखो तुमने पैसे वेस्ट कर दिए ना। शैन यहाँ पर शाओ की साइड लेता है और कहता है कि ये इंसान है, कोई आपके पैसे कमाने की ढोल नहीं। कहती है कि तुम तो चुप ही बैठो, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। सोचना भी मत कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगी, क्योंकि मैंने शाओ के लिए पहले ही एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है और तो और वो इससे शादी करने के लिए 1 मिलियन देने वाला है। तो शाओ कहता है अच्छा तो फिर आप 1 मिलियन के लिए इसकी शादी कर रही हैं। शाओ की मम्मा शैन से कहती हैं कि अगर तुम 1 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं अभी अपनी बेटी का अबॉर्शन करवा कर उसे ड्रॉप आउट करवाऊंगी, जिसके बाद मैं उसकी शादी करवा दूंगी। शैन कहता है जब इसने अपनी कॉलेज फी खुद के पैसों से भरा है तो फिर आप इसे ड्रॉप आउट कैसे करवा सकती हैं? शाओ की मम्मा कहती हैं कि मैंने इसे पास पोस कर इतना बड़ा किया है तो क्या मैं 1 मिलियन भी नहीं ले सकती? और तो और तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? अगर तुम 1 मिलियन नहीं दे सकते तो फिर तुम निकलो यहाँ से। और तभी यहाँ पर शैन की मम्मा आ जाती हैं, कहती हैं कि तुम्हें 1 मिलियन चाहिए ना, चलो मैं देती हूँ। यहाँ पर शैन अपनी मम्मा के साथ देखते ही कहता है कि मम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शाओ और उसकी मम्मा कहती हैं कि ये तुम्हारी मॉम है। फिर शाओ की मम्मा चिल्लाने लग जाती हैं कि अच्छा तो फिर तुम इस वर्ल्ड वेयर की मॉम हो, फिर ठीक है, जब तक तुम लोग कंपनसेशन नहीं देते मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। शाओ अपनी मम्मा को समझाती है कि इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, तो इसकी मम्मा इसे पुश कर देती है, जिसके बाद शाओ बेहोश हो जाती है। तो फिर शैन उसे जल्दी से उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ शाओ की मम्मा तो हंगामे ही कर रही होती हैं एंड यहाँ पर मम्मा चुप कराती हैं कि तुम अपनी बेटी को इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकती हो, और तुम्हें 1 मिलियन चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें 2 मिलियन देती हूँ। ये चेक देखकर कहती है कि कहीं ये चेक फेक तो नहीं है। शैन की मम्मा कहती हैं कि ये चेक रियल है, अगर फेक हुआ तो मुझे आकर बताना, लेकिन हाँ इस पैसों को लेने के बाद तुम वापस से शाओ को परेशान नहीं कर सकती। इसकी मम्मा कहती हैं कि मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि उस बेकार सी लड़की के लिए तुमने 2 मिलियन खर्च कर दिए। ऐसा बोलकर ये चली जाती है एंड देन जब शाओ को होश आता है तो फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी मम्मा कहाँ पर है? शैन कहता है कि तुम्हारी मम्मा ने जब तुम्हें पुश करा था तब तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन तुम्हारा बेबी एकदम ठीक है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मा से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इंजरी दी। और साथ ही साथ कहती हैं कि प्रोफेसर आपने मेरी बहुत हेल्प करा है, वो मेरी मम्मा है, आखिर मैं उनके साथ ऐसा कैसे करूंगी? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उनके कंट्रोल से बाहर निकलूं। कहता है कि तुम दूसरे को अपने आप को ऐसे बुली नहीं करने दे सकती, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अब तुम्हारा बच्चा भी है। शैन कहता है कि मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी और इसकी एक ग्रैंड वेडिंग करनी चाहिए। शैन कहता है कि प्रोफेसर आप फिक्र मत करो, मैं बच्चे को अबॉर्ट कर दूंगी और मैं ग्रेजुएशन पर ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। जब मैं खुद को नहीं पाल सकती तो मैं इस बच्चे को क्या ही पालूंगी। और कहती है कि वैसे भी मुझे उस बच्चे के डैड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसे एक इनकम्प्लीट फैमिली देकर कोई मतलब नहीं है। वो ये सोच रही होती है कि जब मुझे यही नहीं पता कि इस बच्चे का डैड कौन है तो मैं इसे दुनिया में कैसे ला सकती हूँ। ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड देन वो यहाँ से बाहर आ जाता है। यहाँ उसकी मम्मा तो बहुत ही खुश हो रही होती हैं कि उनका ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाला है, लेकिन तभी शाओ कहता है कि वो उस बच्चे को अबॉर्ट करना चाह रही है, क्योंकि अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और अभी वो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, इसीलिए मैंने उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए मॉम आप भी इन सारी चीजों में मत इन्वॉल्व हुई है। लेकिन ये मानने को तो तैयार ही नहीं होती और गुस्सा होने लग जाती है। कहता है कि मॉम ये मेरा प्राइवेट मैटर है। जाकर ये ड्रिंक करता है और अपने फ्रेंड हान को सारी बातें बताता है। फ्रेंड सजेस्ट करता है कि तुमने तो उस लड़की को सब बता देना चाहिए था,
कि तुम तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो और तुम ही उसके बच्चे की डैड हो। नेक्स्ट सीन में ये देखता है कि वो अपने सीनियर से बात कर रही है। यहाँ पर उसका दोस्त उसे चिढ़ाता है कि देखो तुम्हारी बंदी कितनी पॉपुलर है। दूसरे लड़के तो उसे लाइन दे रहे हैं, लेकिन शाओ तो यहाँ पर अपने सीनियर जेन को मना कर देती है कि मैं अभी डेट नहीं करना चाहती। कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं तुम पर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी। यहाँ पर शेन आ जाता है और कहने लग जाता है कि कल तुमने अपना पेपर मुझे ईमेल नहीं करा। सॉरी कहते हुए कहती है कि कल मैं हॉस्पिटल गई थी इसीलिए मैं भूल गई। जैन कहता है कि कल तुम हॉस्पिटल गई थी, तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है? शेन कहता है आखिर तुम हो कौन? शाओ की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? कहता है कि मैं उसे परस्यू कर रहा हूँ। कहती है कि सीनियर आपके अच्छाई के लिए थैंक यू, लेकिन मैं अभी डेटिंग नहीं करना चाहती। कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ये डिसीजन आराम से ले सकती हो, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी के लिए कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर ये जेलस हो रहा होता है। कहता है कि तुम उसके साथ ये कन्फेशन में डिस्कस करना चाहती हो या फिर मेरे साथ चलकर अपना पेपर सबमिट करना चाहती हो। एंड देन ये पेपर छोड़कर उसके साथ कार में चली आती है। एंड देन वो उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है। ये इसके इतना क्लोज आकर कहता है कि दोबारा उस लड़के से मत मिलना, जिसके बाद ये हाँ कहती है। कहता है कि तुम इतनी जल्दी मान गई। कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं उसका लव डिजर्व भी नहीं करती। कहता है क्या तुमने बस उसे अपने बच्चे की वजह से मना करा है? कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी मैं किसी के भी लायक हूँ। कहती है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। कहता है ठीक है, यहाँ से जाने के बाद तुम अपना पेपर मुझे सबमिट कर देना और तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल रूम छोड़ देता हूँ। हम देखते हैं शाओ जो अपने रूम में आती है तो यहाँ पर वो चिल्लाने लगती है। कहती है क्या आज सीनियर जेन ने तुम्हें प्रपोज करा था? ये कहती है देखो अभी तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन बाई मानने के लिए तैयार नहीं होती। कहती है कि मुझे सच बताओ कि जेन ने तुम्हें प्रपोज किया? कहती है कि आखिर तुम जाओ को क्यों परेशान कर रही हो, और अगर तुम्हें सच में जानना है तो जाकर तुम सीनियर जेन से ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर स्यू आती है और कहती है कि सब लोगों ने तुम्हें देखा कि कैसे सीनियर ने तुम्हें प्रपोज करा, जिसके बाद तुम प्रोफेसर के कार में भी बैठी थी। तुम कितनी ज्यादा बेशरम लड़की हो। ये लोग कहते हैं अगर तुम सच में सिर्फ स्टडी कर रही हो तो बताओ सीनियर जेन ने तुम्हें प्रपोज क्यों करा? शाओ चिल्लाती है कि अब बहुत हो गया। हाँ माना कि सीनियर जेन ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट कर चुकी हूँ। बाई ये सुनकर खुश होती है कि इसने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? शाओ कहती है प्रोफेसर गो ने कहा था तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी हेड ऑफिस लेकर चल सकती हूँ। ऐसा बोलकर ये अपनी जगह पर बैठ जाती है। ये लोग कहते हैं आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें जवाब देने की। शाओ की फ्रेंड नैन तो खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ कि तुमने इन्हें सही जवाब दिया। ये लोग इसके प्रेगनेंसी के लिए इसे इतना ट्रोल करते हैं कि ये अबॉर्शन की दवा खाने लग जाती है। लोग आकर कहते हैं कि चलो चलो हम लोग ये बात सभी को बताते हैं ताकि तुम्हारी अच्छी खासी इंसल्ट हो सके। एंड देन ये लोग इसकी मेडिसिन लेकर यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। शाओ इन लोगों के पीछे जाती है और कहती है मेरी मेडिसिन मुझे वापस करो, और तभी यहाँ शाओ की फ्रेंड देन आ जाती है। कहती हैं कि तुम कौन सी मेडिसिन मांग रही हो उनसे। तो शाओ इसे सब बता देती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। फ्रेंड कहती है ये कब हुआ? जब तुम लास्ट टाइम गई थी तब। तो ये कहती है कि हाँ। फ्रेंड कहती है वैसे तुम्हारा फैसला सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले इस बच्चे के डैड को बता देना चाहिए। शाओ कहती है मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो है कौन। फ्रेंड कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डैड से कहूँगी, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे उस मैन को ढूंढने में। अब जैसे ही अपना फोन चेक करती है तो कहती है कि हमें जल्दी चलना होगा। ये लड़कियां जाकर सीनियर को बता देती हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी इंसल्ट करती हैं। वो कहता है कि मैं यकीन नहीं करता। शाओ के पास आकर कहता है कि तुम मुझसे कहो कि ये सब फेक है ना, तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? यहाँ पर शाओ के बारे में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस फिजिक्स की गॉर्जियस प्रेग्नेंट हो गई है और सच में ये लड़की बहुत ही बेकार है जो कि प्रोफेसर गू को भी सेड्यूस कर रही है। यहाँ पर ये बेचारी किसी को कोई जवाब नहीं देते भी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? प्रोफेसर कहते हैं फिक्र मत करो, मैं इन सभी को सबक सिखाऊंगा। कहता है कि आखिर कि ये सब चीजों का बैनर किसने छपवाया? तो सभी लोग बताते हैं कि बाय और शू ने ये सब करवाया। प्रोफेसर पूछते हैं कि ये सब तुम क्यों कर रही हो? तो वो लोग कहते हैं कि इसका इंसल्ट करने के लिए।
लड़कियां कहती हैं कि प्रोफेसर ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम खराब कर रही है, आपको तो इसे निकाल देना चाहिए। शाओ पूछती है आखिर मैंने तुम लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा जो तुम लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हो। ये लोग कहते हैं अगर तुम सच में सिर्फ स्टडी पर ही फोकस कर रही होती तो बताओ इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे क्यों लगते और सीनियर ज़ेन भी तुम्हें क्यों लाइक करता। ये लोग कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ शाओ से जेलस हो, इसीलिए तुम लोग उसके बारे में ऐसा कुछ कह रहे हो। यहाँ पर सब लोग बेचारी को बुली कर ही रहे होते हैं कि तभी सीनियर ज़ेन भी उसे बुली करने लग जाता है। एंड देन प्रोफेसर कहते हैं कि देखा ये तुम्हारा प्यार डिजर्व ही नहीं करता। ये कहती है कि मुझे किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये लड़कियां कहती हैं ठीक है सारी बातें साइड में, लेकिन शादी से पहले प्रेग्नेंट होना तो ये बहुत ही गलत बात है। तो प्रोफेसर कहते हैं किसने कहा कि वो मैरिड नहीं है। कहती है प्रोफेसर आप मेरी इतनी साइड मत लीजिए, मैं सच में मैरिड नहीं हूँ, तो आपको मेरे लिए ऐसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शेन कहता है तुम कितनी बड़ी वाली बुद्धू हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मन ही मन में ये सोचता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है। एंड देन ये सभी को बताने लगता है कि शाओ की शादी हो चुकी है और तो और उसका बच्चा भी लीगल है। ये लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इसकी सच में शादी हुई है तो इसे क्यों नहीं पता। ये लोग कहते हैं कि वो मैरिड है, बस वो अपनी स्टडीज की वजह से इस मामले में बात नहीं करना चाहती। और तो और कहते हैं कि प्रोफेसर ये सिर्फ आपकी स्टूडेंट को इसके बारे में इतना कुछ कहाँ से पता चलता है। कहता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और मैंने इसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में सब पता है। शाओ जब अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि मैं सच में मैरिड हूँ। इसके बाद ये लोग चेक करने लग जाते हैं एंड देन ये लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये मैरिड कैसे है। ज़ेन कहता है कि अगर तुम मैरिड थी तो तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। एंड देन वो इससे माफी मांगता है कि सॉरी अब तक मैंने तुम्हें गलत समझा। कहता है कि सीनियर तुम इसे अच्छी क्यों समझ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। पहले गुस्सा हो जाता है और कहता है बिना एविडेंस के अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हें इन कॉलेज से भी निकाल सकता हूँ। ये लोग चुप हो जाते हैं कि कहीं इन लोगों को निकाल ना दिया जाए, लेकिन बाई कहती है कि मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, मेरे डैड इस कॉलेज के शेफ होल्डर हैं, तो फिर मैं एक गरीब स्टूडेंट और एक गंदे प्रोफेसर से क्यों डरूंगी। शू कहती है कि अभी इसे हम लोग बाद में समझाएंगे, चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाई कहती है कि ठीक है। फिर बाई जो होती है अपने डैड को कॉल करने लगती है, लेकिन इसके डैड इसी के ऊपर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि आखिर तुमने कौन से स्टूडेंट से पंगा लिया है, जिससे भी पंगा लिया है अभी तुरंत उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपने डैड से बात करने के बाद ये शाओ पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या करा कि आखिर मेरे डैड ने मुझे कॉल करके इतना सुनाया। शाओ कहती है तुम मुझसे माफी मांग रही हो या नहीं, तो फिर ये माफी मांग लेती है। फिर उसके बाद शेन शाओ से पूछता है क्या तुम्हें इसकी सॉरी सिंसियर लगी। शाओ कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसे मुझसे इस तरीके से माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से ये मेरी इंसल्ट कर रही थी। और तो और ये लोग भी इसके साथ मिले हुए थे। कहता है कि मैं तो सिर्फ इसकी बातों में आ गया था और तो और मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसा नहीं कह रहा था। कहती है कि सीनियर आप दूसरों की बातों में आकर मुझे इस तरह से कैसे जज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप मुझे लाइक करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके लव को एक्सेप्ट करूंगी। आपको नहीं लगता क्या कि आप कितने बड़े शेमलेस हो। ये सोचता है कि अब ये बड़ी हो गई है और इसे खुद के लिए फाइट करना आ गया है। यहाँ पर प्रोफेसर जाल को कहते हैं नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए, तो बाई तो इसके लिए नहीं मानती है। अब वो तो चली जाती है। जो सीनियर होता है वो इससे सवाल करता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये कहती है सीनियर आप अपना ख्याल रखिए, मेरे मैटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि इसका हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो तुम उसे इस तरह से जज नहीं कर सकते। ज़ेन कहता है मैं इसलिए उसे जज कर रहा हूँ क्योंकि अगर वो अच्छा होता तो फिर इसे कभी भी अबॉर्शन पिल नहीं लेना पड़ता। वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल मैन है जो कि शाओ की जिम्मेदारी लेने से पीछे हटता है। तो शनी से चिल्लाता है तो ज़ेन कहता है कि आखिर आप इसके बीच में क्यों पड़ रहे हैं। तो फिर शन यहाँ से जाओ को लेकर चला जाता है। ये सब देखकर रेन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, कहती है कि ये प्रोफेसर गू तो शाओ के लिए बहुत ही अच्छा मैच है। यहाँ पर ज़ेन से चिल्लाता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, प्रोफेसर गू इतने ओल्ड हैं, आखिर तुम उनकी जोड़ी शाओ के साथ क्यों बना रही हो, और वैसे भी शाओ तो मैरिड है ना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद रेन भी सोच में पड़ जाती है कि अगर शाओ सच में मैरिड है
तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ हम देखते हैं कि शन शाओ को अंदर ले आता है और पूछता है क्या तुमने उसे खा ली थी। कहती है कि उस पिल को लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। कहता है क्या तुम सच में अभी भी उस पिल को लेना चाहती हो। कहती है कि प्रोफेसर प्लीज आप मुझे इसके लिए परेशान मत करिए, और वैसे आपका बहुत थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। आपने जो मेरी फेक प्रोफाइल बनाई थी वो एकदम रियल लग रही थी। उस प्रोफाइल को देखकर तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मेरी सच में शादी हो चुकी है। पूछता है कि क्या तुम सच में इस बच्चे को नहीं रखना चाहती। कहती है कि आप देख रहे हैं ना कि सबके सामने मेरी किस तरह से रेपुटेशन हो रही है। सभी लोग मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, और तो और मैं एक अच्छी मॉम बनना डिजर्व ही नहीं करती, और ना ही मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे का डैड कौन है। कहता है कि अगर इस बच्चे का डैड मिल जाए और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाए और तुम्हारी जिम्मेदारी भी, तो क्या तुम फिर भी इस बच्चे को अबॉर्ट कर दोगी। शाओ कहती है मेरे बचपन से ही डैड नहीं थे, और आप जानते ही हैं कि मेरी मॉम कैसी है। मैं तो सोचती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा डैड ढूंढूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ये कहता है कि तुम्हारे बच्चे का डैड तो मिल गया है और वो डैड मैं हूँ। ये शॉक्ड होकर कहती है कि प्रोफेसर गू आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। कहता है कि ओहो मैं सच बोल रहा हूँ, और तुमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो भी रियल थी। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है और मैं ही तुम्हारे बच्चे का डैड हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ हम दोनों लॉस वेगास में मिले थे और वहाँ पर हमारी शादी हुई थी, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं तुम्हें जानबूझकर ढूंढने के लिए यहाँ आया था और तभी मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर बना। शाओ कहती है क्या तुम सच में मेरे लिए यहाँ पर आए हो। कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मेरी वाइफ की मुझसे शादी हुई और उसे ये तक नहीं पता, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए आना ही था। शाओ कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैं लास वेगास में किसी मैन से मिली थी, लेकिन मैंने उससे शादी नहीं की थी। कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई, मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। एंड देन ये इसे याद दिलाता है कि जब दोनों साथ में होटल रूम में आए थे तो फिर शाही ने मना करी थी कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम इंटीमेट नहीं हो सकते। तो फिर वो उसे चर्च लेकर गया था और उसे शादी करा था। और शायद तुम्हें ये नहीं पता कि चर्च में शादी करने से लोग लीगल कपल बन जाते हैं। कहती है क्या ये सब सच है। कहती है रुको मैं पहले इस बारे में पता लगाऊंगी। एंड देन वो सर्च करती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर शॉक्ड होती है कि वहाँ पर इतनी सिंपल शादी होती है। कहता है कि अब तुमने देख लिया ना कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रियल है और तुम तो उसी दिन से मेरी वाइफ हो। तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो, क्या तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती। कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ अभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ। कहते हैं कि जो आपको मेरे बारे में पहले से ही पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहता है कि पहले मैं कंफर्म नहीं था कि वो लड़की तुम ही हो या नहीं, क्योंकि उस दिन मैं भी ड्रंक था और मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं याद था। लेकिन जब तुम मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए आई तो फिर तुम्हारी स्मेल से ही मैं तुम्हें पहचान गया था, इसीलिए तो मैंने पूछा था कि क्या तुम लॉस वेगास गई थी, लेकिन तुमने फिर उसके बाद झूठ बोला। मैंने तुम्हारे हाथ में निशान भी चेक करा और वो निशान भी नहीं था, तो मुझे लगने लगा कि शायद तुम वो लड़की नहीं हो। कहती है कि जरूर वो निशान अल्कोहल की एलर्जी की वजह से हुआ होगा, जो कि थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। कहती है कि अच्छा तो ये बात थी। शाओ कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं देख पाते तो क्या करते। शाओ कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढता रहता, और तो तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी फैमिली को भी तुम्हारे बारे में पता है, तुमने तो उस दिन मेरी मम्मा को भी देखा था, वो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शाओ कहती है लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन तो बहुत ही खराब है और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी हो। देखिए क्या तुम सच में मुझे और बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। पूछता है क्या तुम इस बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी हो, तो वो भी हाँ कहती है। कहती है मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी मॉम बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा जरूर लगता है कि तुम एक अच्छे डैड बनोगे। यहाँ पर ये ऐसा भी कहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज मेरी स्टडीज हैं एंड मैं उन्हें भी कंप्लीट करना चाहती हूँ। कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी ग्रेजुएशन में। कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन पास करूंगी, ना ये किसी के सपोर्ट से। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेंडली ट्रीट करूंगा और ये से थैंक यू प्रोफेसर कहती है। ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे अजीब नाम से बुला रही हो।
तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? ये कहती है लेकिन मैं पहले भी तो प्रोफेसर बोलती थी। कहता है कि आखिर कौन वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे नाम से बुलाती है, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। कहती है ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हें शेन कहूंगी, लेकिन कॉलेज में मैं तुम्हें प्रोफेसर ही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा रिलेशन अलग है और मैं यहाँ पर किसी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन सब तुम्हारे बारे में भी गॉसिप करने लग जाएंगे। ये कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्टूडेंट से पहले मेरी वाइफ हो, किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। एंड देन ये इसे लेकर अपने घर चला आता है। ये इसे अपनी मम्मा से मिलवाता है। मम्मा तो उसे देखकर कहती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि आखिरकार उनके बेटे को कोई अच्छी पार्टनर मिल गई। और अगर मेरा बेटा कभी भी तुम्हें परेशान करेगा तो बस मुझे बताना, मैं इसे सबक सिखाऊंगी। कहता है कि नहीं, ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा सा बिहेव करता है। कहती है कि जब वो ये बताती है कि वो इस बच्चे को रखने के लिए रेडी है, तो ये सुनकर तो शेन की मम और भी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है फाइनली अब मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर भी मिल जाएगी। बताने लगती है कि तुम्हें पता है कि इससे पहले इसने कभी किसी लड़की को डेट नहीं करा। मुझे हो गया था कि मैं इसके लिए मेल डॉक्टर ढूंढूं या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट। आंटी कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे तुरंत बता सकती हो। एंड देन ये यहाँ पर उसे उसका रूम दिखाती है, जो कि शाह को काफी ज्यादा पसंद आता है। कहता है कि ये अब हम दोनों का रूम है। रात में दोनों सेम बेड शेयर करके सोते हैं। नेक्स्ट डे घर पर डॉक्टर आता है और शाह की चेकअप करता है। डॉक्टर कहता है कि बेबी बिल्कुल सेफ है और ऊपर से ट्विंस है। और फिर हम देखते हैं कि शेन शाह को बाहर शॉपिंग पर लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। और तभी यहाँ पर बाई और शू आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर शाह को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं कि इतनी महंगी जगह पर वो यहाँ पर क्या कर रही है। कहते हैं कि जरूर तुम लोग यहाँ पर किसी मैन को फंसाई होगी। जब ये घर पर आता है तो इन लोगों की बातों पर बिलीव कर लेता है। एंड देन ये इसे बुरा भला बोलने लगता है। शाह को ही बुरा भला बोलने लग जाता है कि सच में वो बहुत ही बेकार लड़की है। शाह चिल्लाकर कहती है कि वो होता कौन है इसे ऐसे जलील करने वाला। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। वो उसकी साइड लेते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है और तुम लोग इसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये लोग तो इन्हें ही ट्रोल करने लग जाते हैं कि आखिर एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। शेन बताता है कि ये स्टूडेंट से पहले ही मेरी वाइफ थी और वो गार्ड्स को बुलाकर इन लोगों को यहाँ से बाहर करने लगता है। बाई जाने के लिए तैयार नहीं होती है कि मेरे डैड बहुत ही ज्यादा रिच हैं, इसीलिए ये दो कौड़ी के लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर शेन अपने आप को प्रूव करके बताता है कि वो असल में गू फैमिली का है, जो कि शहर की रिचेस्ट फैमिली है और लास्ट टाइम उसी ने ही उसके डैड को बुलाकर माफी मांगने के लिए कहा था। इसके बाद ये लोग इसे पकड़कर यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं। एंड देन शेन यहाँ शाह को घर ले आता है। कहता है कि अब उसे कॉलेज नहीं जाना चाहिए, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। कहती है लेकिन मैं अपनी स्टडीज करना चाहती हूँ। कहता है कि मैं तुम्हें स्टडीज के लिए मना नहीं कर रहा, बस तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। फिर हम देखते हैं कि शाह की ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है, तो यहाँ पर स्पीच देने के लिए जाती है और वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होती है। और तभी यहाँ पर शाह की मम आ जाती हैं और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती हैं कि उनका सन इन लॉ तो इतना रिच है, लेकिन वो उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर अपनी मम्मा की बातें नहीं सुनती और वो शेन के साथ मिलकर उनसे फाइट करती है कि वो उसकी मॉम बनने के लायक है ही नहीं और अब वो उन्हें और पैसे नहीं देगी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड शेन के साथ बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कांग्रेस करती है कि फाइनली उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और उन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग पूरी आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।